माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, नवचयनित अभ्यर्थियों के सभी अभिभावकगण और सभी अभ्यर्थीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए 550 नए शिक्षक राजकीय इंटर कॉलेजेज और हाई स्कूल के उन विद्यालयों के लिए नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी को, आपके अभिभावकों को हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का अभिनंदन भी करता हूं। हर छात्र छात्रा की एक तमन्ना होती है, उसका एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने की खुशी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण खुशी होगी। एक प्रक्रिया के तहत आपका चयन हुआ है। लोक सेवा आयोग ने इसकी परीक्षा संपन्न की और उसके बाद अपना परिणाम यहां पर उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करवाया और आज चयन की प्रक्रिया संपादित हुई है। आपने देखा होगा, इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर आपको सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई होगी। एक निष्पक्ष और पारदर्शी चयन की प्रक्रिया के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सरकार ने जो कदम आज से 8 वर्ष पहले प्रारंभ किए थे, आज 8 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश की विभिन्न सेवाओं में सरकारी नियुक्ति पत्र देकर के हमने उसे आगे बढ़ाने का काम किया है। अकेले माध्यमिक शिक्षा में यह संख्या 40,000 तक पहुंच रही है, जिसमें एक बड़ी संख्या लगभग 32,000 के आसपास संख्या तो अशासकीय शासकीय सहायता प्राप्त उन विद्यालयों की है जिन्हें सरकार ऐड देती है और जिनका उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा गठित शिक्षा चयन आयोग के द्वारा जिनका एक प्रक्रिया के तहत चयन संपन्न हुआ था और उन्होंने अपने अपने विद्यालयों में पहले ही नियुक्ति पत्र प्राप्त करके ज्वाइन भी किया है। और पिछले कुछ समय में हम लोगों ने 8,000 से अधिक ऐसे शिक्षक माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस के लिए भी चयनित किए हैं और उसमें आज लगभग 550 इस सहायक शिक्षक और प्रवक्ता पद के लिए भी चयन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपरांत आज नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। इससे पहले भी बेसिक शिक्षा परिषद में भी प्रदेश सरकार ने लगभग 1,23,000 से अधिक शिक्षकों की सफलतापूर्वक भर्ती के कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके जो इन विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों की कमी थी, प्रदेश के युवा और ऊर्जावान नौजवानों को शिक्षक बनने के लिए एक अवसर देते हुए इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम किया। आपने देखा होगा, चयन की पूरी प्रक्रिया में उसकी निष्पक्षता में, उसकी पारदर्शिता पर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं खड़ा होता है और चयन की इसी प्रक्रिया का परिणाम है कि आप सबको आज यह नियुक्ति पत्र देते हुए हमें प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। लेकिन जिस
निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आपका चयन हुआ है, उसी प्रकार की चयन की प्रक्रिया का हिस्सा बनने के उपरांत शासन भी आपसे अपेक्षा करता है कि ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए, उसके उन्नयन में आपका भी इसी प्रकार का योगदान उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा का अभियान आपसे एक अपेक्षा रखता है। हम लोग अक्सर इस बात को देखते हैं कि जब व्यक्ति नौकरी नहीं पाता है तब तक वह तमाम प्रकार के उदाहरण देता है, उलाहना देता है, लेकिन जैसे सरकारी नौकरी प्राप्त करता है उसके बाद वह फिर कार्य से विरत होने का प्रयास करता है, अपने कर्तव्यों से विरत होने का कार्य करता है। और इसी का परिणाम है कि एक समय यह भी स्थिति आ गई थी कि माध्यमिक शिक्षा परिषद के सामने स्वयं के अस्तित्व को, स्वयं के वजूद को बचाने का एक प्रश्न खड़ा हो गया था। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा नकल के लिए बदनाम हो चुकी थी। बेसिक शिक्षा वीरान पड़ गई थी। ऐसे लगते थे जैसे स्कूल अब बंद होंगे तब बंद होंगे। अब और तब की जो समस्या थी, आज मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश की स्कूली शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। नवाचार को अपनाया गया है, तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग किया गया है और सरकार ने जहां बेसिक शिक्षा परिषद में नवाचार करते हुए ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में आमूलचूल परिवर्तन किया है। और मुझे देख करके बहुत प्रसन्नता हुई। नीति आयोग की बैठकों में हमें अक्सर जाना होता है और नीति आयोग की बैठक में जब नवाचार की बात हुई तो उत्तर प्रदेश की बेसिक शिक्षा के ऑपरेशन कायाकल्प को भी इस नवाचार की श्रेणी में लिया गया। यानी नींव ही अगर कमजोर हो गई तो उस कमजोर नींव में क्या मजबूत भवन की कल्पना की जा सकती है? कभी नहीं। और वह प्रयास पहले भी हो सकते थे, नहीं किए गए। राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी। शिक्षा सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं था। प्रदेश और देश के बचपन के साथ खिलवाड़ करना कुछ लोगों के जीवन का एक जुनून बन चुका था। परिणाम हम सबके सामने थे कि पहचान के संकट से उत्तर प्रदेश के युवाओं को गुजरना पड़ा था। आज पहचान का संकट उत्तर प्रदेश वासियों के सामने नहीं है। आज उत्तर प्रदेश का वासी बड़े गर्व के साथ कह सकता है कि हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं। नौजवान अपनी पहचान को अब छुपाता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में कुछ न कुछ नयापन किया है। क्या शिक्षा के क्षेत्र में, क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, क्या एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, क्या व्यापार के क्षेत्र में, क्या निवेश के क्षेत्र में, क्या सुरक्षा के क्षेत्र में। प्रत्येक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपनी एक नई पहचान बनाई है। इसके लिए प्रयास करने होते हैं। ऐसे ही ऑपरेशन कायाकल्प का कार्यक्रम जब हम लोगों ने 2017 में प्रारंभ किया था, तब ज्यादातर बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल बंदी के कगार की ओर जा रहे थे। छात्रों की संख्या लगातार कम हो रही थी। शिक्षकों की कमी थी और उस प्रक्रिया को फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ाने का काम किया। और आज हमें प्रसन्नता है कि अनेक नवाचार का एक केंद्र बेसिक शिक्षा परिषद बना है और उसके बेहतर परिणाम प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहे हैं।
ऐसे ही माध्यमिक शिक्षा का था। नकल, मुझे आश्चर्य होता था, नकल के लिए कुछ जनपद तो एकदम बदनाम हो चुके थे। मैं देखता था कि स्कूल में शिक्षक नहीं, स्कूल में रेगुलर छात्रों की संख्या अत्यंत कम है, लेकिन वहां पे एडमिशन करने के लिए और परीक्षा देने के लिए हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से और जम्मू कश्मीर के छात्र भी वहां पर आए हुए हैं। भाई, ये हिमाचल, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के छात्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी सुदूर जनपद में परीक्षा देने के लिए आए हैं, तो क्या इस जनपद में इतना अच्छा माहौल है पढ़ाई का कि उनको वहां से यहां आना पड़ा, जहां जाने में ही लोगों को असुविधा होती है। कनेक्टिविटी का अभाव था, तब भी परीक्षा देने के लिए कोई आए हैं। और जब हम लोगों ने इसका जांच पड़ताल की तो पता लगा साहब, ये तो प्रॉक्सी परीक्षार्थी भी है, यानी उसके नाम पे कोई दूसरा व्यक्ति ही वहां पे परीक्षा दे रहा है, वह एक्चुअल में है नहीं। ये ठेका पद्धति बोर्ड की परीक्षाओं को पूरी तरह जब रोका गया, पहले साल मीडिया ने काफी उसको हाईलाइट किया था उस समय कि इतने लाख लोगों ने परीक्षाएं छोड़ी। हमने कहा इतने लाख वे लोग हैं जो परीक्षा देने के लिए आते नहीं थे, उनकी जगह ठेका पद्धति से परीक्षा संपन्न होती थी। और जब कड़ाई की गई, आज आप देख रहे होंगे परीक्षा परिणाम में भी सुधार हुआ है। और नकल विहीन परीक्षा करने के साथ साथ इसमें भी एक नवाचार हमें देखने को मिला है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की 56 लाख जो परीक्षार्थी हैं, इनकी परीक्षा को मात्र 14 दिन के अंदर संपन्न किया जा सकता है। अपने आप में एक उदाहरण है, और एक 15 दिन के अंदर परिणाम भी दिए जा सकते हैं। यह अपने आप में एक उदाहरण है। समय को कम करते हुए एनईपी के लक्ष्य को प्राप्त करना भी यह परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता को आगे बढ़ाने का काम करता है, और यह तकनीक के उपयोग के बगैर संभव नहीं था। दूसरा, एक टीम वर्क, माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूल से लेकर के बोर्ड के अधिकारियों, इन सबके सहयोग से जब सामूहिक प्रयास आगे बढ़ा, स्थानीय प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय, तब ये परिणाम आगे बढ़ा। हम लोग देखते थे जिन विद्यालयों से कभी देश के उच्च पदस्थ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जुड़े हुए व्यक्ति निकले हैं, वे विद्यालय वीरान हैं या उजाड़ जैसे दिखाई दे रहे हैं। मैं लखनऊ में एक विद्यालय में गया था, मैं देख के बहुत चकित था। मैंने कभी इतना पुराना विद्यालय, 100 वर्ष पुराना विद्यालय, और उसमें बड़े बड़े पेड़ उगे थे। मैंने वहीं से माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रमुख सचिव को फोन किया। मैंने कहा एक दिन आके विजिट करना इस विद्यालय में, अपनी आंखों से एक बार देख के आओ इस विद्यालय की क्या स्थिति है। और बाद में फिर हम लोग बैठे थे, केवल समस्या पे ही चर्चा नहीं करनी, उसका समाधान भी निकालना है। मैं बाराबंकी में गया था, बाराबंकी में भी मैंने वहां की जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था उसकी स्थिति देखी, जर्जर भवन था। तो मैंने कहा भी पहले इस भवन के नीचे छात्रों को बिठाना बंद करो, और फिर उसके लिए नए भवन के प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। आज प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत न केवल गवर्नमेंट संस्थाओं में बल्कि गवर्नमेंट की सहायता से संचालित अशासकीय विद्यालयों को भी आज सरकार के द्वारा अनुदान देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सैकड़ों विद्यालयों में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे देखने को मिल रहा है, अच्छा फर्नीचर देखने को मिल रहा है, अच्छे भवन देखने को मिल रहे हैं। आज कोई भी अभिभावक जाता है या छात्र जाता है जो एक तमन्ना से गया है कि मैं हाई स्कूल की पढ़ाई करूंगा या इंटरमीडिएट तक पढ़ाई करूंगा, अगर विद्यालय भवन ही टूटा है, जर्जर है, तो स्वाभाविक रूप से पहले तो उसके सामने प्रश्न ये उठता होगा
आप बरसात के समय या कभी कोई तेज तूफान चले तो इस भवन के नीचे रह करके मैं सुरक्षित रह पाऊंगा कि नहीं रह पाऊंगा। दूसरा, वह उसमें बैठा हुआ है और वहां पे बड़ी बड़ी दीवार, उसमें दरारें पड़ी हुई हैं, कितना वो सेफ होगा, कितना मन लगा करके वो बच्चा पढ़ता होगा या शिक्षक पढ़ाता होगा। लेकिन आज जब अच्छे भवन बन गए हैं तो उसका फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा चला गया। भवन अच्छा है, लैब्स अच्छी हैं, लाइब्रेरी है, वहां पर अच्छे स्मार्ट क्लासेस भी बन चुके हैं, बहुत कुछ सुधार उसके अंदर देखने को मिल रहा है। और उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अब प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए न केवल अच्छा पठन पाठन का माहौल हो बल्कि खेल कूद की गतिविधियों को भी हम आगे बढ़ा सके, मिनी स्टेडियम के कार्यक्रम को बनाना, गवर्नमेंट कॉलेजेस में इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है। हम लोगों ने अन्य संस्थाओं के लिए भी व्यवस्था की है। उत्तर प्रदेश सरकार की युवा और खेल कूद विभाग के माध्यम से भी हम लोग मिनी स्टेडियम के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। कई संस्थाओं में हम लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ा दिया, जिससे बच्चा केवल पठन पाठन तक ही सीमित न रहे, खेल भी अपने आप में, खेल कूद की गतिविधियां भी उसके जीवन को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हो सकती हैं। और उन कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्य आज सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ाई है। ऐसे आज 23 मिनी स्टेडियम का शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पे संपन्न हुआ है। यहां पे आईटीसी योजना के अंतर्गत जो आईटीसी लैब्स बनी हैं तमाम विद्यालयों में, उसने भी तकनीक के प्रति माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए विद्यालयों को आग्रही बनाया है। अगर हम आज की तकनीक में पिछड़ जाएंगे तो हम अपने वर्तमान पीढ़ी के साथ अन्याय करेंगे। और माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इस दिशा में न केवल इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है बल्कि भारत सरकार के साथ ही, भारत सरकार की स्कूली शिक्षा के साथ इसका समन्वय करते हुए इस अभिनव प्रयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। और इसके साथ ही अटल टिंकरिंग लैब्स की भी स्थापना करने के कार्यक्रम को आज यहां पर आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी नवाचार के हर एक पक्ष को देश के अंदर और दुनिया के अंदर क्या कुछ घटित हो रहा है, हम उससे अपने आप को दूर नहीं कर सकते, अपनी वर्तमान पीढ़ी को दूर नहीं कर सकते। सरकार का विजन स्पष्ट है, लक्ष्य भी स्पष्ट है, केवल उसके लिए व्यवस्थित कार्य योजना बना करके उसे प्राप्त करने के लिए हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। और वह तभी संभव है जब परस्पर समन्वय के माध्यम से, एक टीम वर्क से हम सामूहिक प्रयास करें। ये जो शिक्षक हैं आज, जिनको आज हम यहां पे नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, ये लोग देखें नए सत्र में किस प्रकार की गतिविधियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। अभी से अपने संस्थाओं में जाकर के इन बातों का अध्ययन करें कि कैसे पढ़ाने का तरीका क्या हो सकता है। एनईपी के अंतर्गत किस प्रकार से छोटे छोटे उदाहरण देकर के आप बच्चे के लिए उस पाठ्यक्रम को और आसान बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। उबाऊ पाठ्यक्रम न हो, आपकी क्लास उबाऊ न बने, उदाहरण ढूंढने पड़ेंगे आपको, छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से, छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से अगर आप उनको बताने का प्रयास करेंगे तो आप पाठ्यक्रम उनके लिए और भी रुचिकर बनेगा। और उस दिशा में आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास उसको आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी से एक बात की अपील करूंगा। दुनिया बदल चुकी है, हमें उसके साथ अपने आप को लेकर के चलना होगा। अगर हम उसके साथ चलेंगे, आज की आवश्यकता के अनुरूप अपने युवाओं को तैयार करेंगे तो हमारी प्रासंगिकता बनी रहेगी। अगर हमने इस वर्तमान के इस अभियान में कहीं भी हम चूके
तो उसका खामियाजा न केवल हमारी वर्तमान पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ी कभी भी हमें माफ नहीं करेगी। हमें इस प्रवर्तमान अभियान का हिस्सा बनकर के मजबूती के साथ एक विकसित भारत की आधारशिला अपने विद्यालयों से रखनी है। और 8 वर्ष के परिश्रम से डबल इंजन सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किए, आज उसका परिणाम हमारे सामने है। अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश अब भारत के ग्रोथ इंजन का हिस्सा बना है। देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। यानी ये पोटेंशियल पहले भी था, ये प्रतिभाशाली युवा पहले भी थे। ये जितना कुछ भी हम करने में सफल हुए हैं, ये तब जब पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया के माध्यम से शासन के विभिन्न सेवाओं में अच्छे और समर्पित युवाओं की टीम आज वहां काम कर रही है, तब उनके द्वारा जो रिजल्ट दिए गए हैं वो उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से उभार करके आज भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। और उसी अभियान में हमें अब विकसित भारत की आधारशिला का, जिसका विजन प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को दिया है, उस विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने का कार्य करना है। विकसित भारत कैसा है, इसकी झलक कल भी आपने देखी होगी। याद करिए, विकसित भारत किसी को छेड़ता नहीं है। विकसित भारत अनावश्यक रूप से किसी के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता है। और ये तो इतिहास रहा है हमारा। बेवजह हमने किसी देश के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन अगर कोई हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके हमारे नागरिकों को छेड़ता है, उनकी सुरक्षा में सेंध लगाता है, तो नया भारत जो विकसित भारत की आधारशिला बन चुका है, वह उसको छोड़ता भी नहीं है, उसकी मांद में घुस करके उसको जवाब देता है। और कल आपने भारत की ताकत का एहसास दुनिया ने भी किया है, और आने वाले समय में भी दुनिया इस ताकत का एहसास करेगी। इसमें महत्वपूर्ण नागरिक कर्तव्य अब हो जाते हैं। विकसित भारत के लिए नागरिक कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। शिक्षक अपने क्षेत्र में प्रयास करें नवाचार के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में शोध और विकास के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे कौन से परिवर्तन ला सकते हैं, कौन सी तकनीक अपनाई जा सकती है जो पहचान के लिए नौजवानों को, हमारी वर्तमान पीढ़ी को मोहताज करने के लिए न छोड़ दें, बल्कि उसके उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सके। हमें उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि लगभग 550 जो ये शिक्षक आज चयनित हुए हैं, जिनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर के कुछ नयापन करके अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ वर्तमान पीढ़ी को देंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको आज के इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और आपकी सेवाओं के लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। हमेशा की तरह इस बार भी आपने हमारे अंदर आत्मविश्वास जगाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। लोक भवन में नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं और 494 सहायक टीचर्स को उन्होंने आज नियुक्ति पत्र वो देंगे और वो बदलाव की बात कर रहे थे। हर क्षेत्र में बदलाव और विकास हुआ। 49 प्रवक्ताओं को नियुक्ति पत्र बांटे और निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि ये कितना खुशी का मौका है। इसके साथ साथ अपनी योजनाओं का भी जिक्र किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में मौजूद हैं और नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। उनके साथ शिक्षा मंत्री और मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद हैं। बढ़ते